गुड मॉर्निंग माय ओल्डर स्टूडेंट्स। मैं हूं ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो यहाँ मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ नीट के लिए, जिसके अंदर आप अपना नर्वस सिस्टम टॉपिक चल रहा है। अपन ने काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के कंप्लीट कर लिए हैं। देखो, सबसे पहले अपन ने ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू किया। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th का टॉपिक है। देखो, नीट के अंदर बायोलॉजी का 50% रोल आप सभी को अच्छे से पता है, जिसके अंदर 11th और 12th दोनों की बायोलॉजी आती है। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपन 11th का टॉपिक देखें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी और फिर एनिमल किंगडम, है ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अपन ने शुरू किया, जिसके अंदर 7 या 8 टॉपिक आते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में डाइजेस्टिव सिस्टम दे रखा है, उससे पहले अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम किया। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, उसकी ऑक्सीजन जो है वो कैसे बॉडी को मिलती है और कैसे उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड सारे अपने लंग्स में कौन सा काम होता है, ऑक्सीजन हवा जो है हम सांस लेते हैं वो कैसे ट्रेवल करती है, ये सब हमने किस में देखा, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में। उसके अंदर फिर हमने उसके डिसऑर्डर्स देखे कि उसकी वजह से अगर किसी भी ऑर्गन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी भी ऑर्गन में अगर डैमेज होता है या फिर कोई एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है तो कौन से रोग होते हैं। ठीक है, देखो, डिजीज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर डाइजेस्टिव के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज हैं वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में किए हैं। रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में किए हैं। एक्सक्रेशन से रिलेटेड है वो अपने एक्सक्रेटरी सिस्टम में किए हैं। ट्रांसपोर्टेशन वाले से, ब्लड वाले से रिलेटेड है वो अपने हार्ट वाले टॉपिक में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो ये, और 12th के अंदर इसका एक अलग से टॉपिक भी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के नाम से। तो अपने लिए जब अपन ये पढ़ेंगे ना, जब यहाँ पे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन ने जब ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ना, कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम में डैमेज होने की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं, तो जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ डिजीज अपने को सेम मिलेंगे। तो यही डिजीज हमें वहाँ वापस से दोबारा रिवाइज करने हैं, तो हमें अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम ये डिजीज हमने वहाँ पढ़ लिए हैं, और जब यहाँ हम उन डिजीज को रिलेट करके पढ़ेंगे तो वहाँ हमें उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई। तो अब देखो, आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको कि आप लोग जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रही हूँ। एनसीईआरटी से बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब नीट का आप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर आपने कंप्लीट कर ली है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे देखो, कोई लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, है ना, उसके वर्ड से उठ के भी क्वेश्चन आ सकता है, उस लाइन के वर्ड से उठ के भी। तो आपको इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप लोगों को जैसे ही एनसीईआरटी की कोई लाइन या एनसीईआरटी का कोई वर्ड एग्जाम में आए तो आपको उसका अच्छे से मीनिंग पता हो और आपको वो क्वेश्चन अच्छे से आता हो। इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का रोल जो है वो 25% फिजिक्स है, 25% केमिस्ट्री है, और दोनों मिला के 50% है। तो उनका भी अपने को बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा मेन रोल, क्योंकि अभी अपन देख रहे हैं कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाती है ना। 615 से पहले तो किसी को कॉलेज ही नहीं मिली है ना। जनरल कैटेगरी से अगर अपन बिलोंग करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा अच्छी कॉलेज, हमें मेडिकल कॉलेज मिले, तो 615 से पहले तो बेटा इस बार ही नहीं मिली है किसी को कॉलेज। तो आप टारगेट अपना बना के चलो कि मेरे को 700 प्लस जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब आप 700 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। आप ये मत सोचो कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। आप ये सोचो मुझे रैंक चाहिए, मेरे को सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, कॉलेज मेरे को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मेरे को महात्मा गांधी कॉलेज चाहिए, मेरे को एम्स वाली कॉलेज चाहिए, फलाना कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज चाहिए। वो चॉइस होती है ना बच्चों की, है ना, ड्रीम कॉलेज होती है। एक तो हमें ऐसे ही, ठीक है, कम मार्क्स आए हैं, बीएमएस मिल रही है ले लो, बीडीएस मिल रही है ले लो, बीएचएमएस मिल रही है ले लो, तो ये तो एक तरह से सेक्रीफाइस हो गया अपने सपनों के साथ। तो हमें वो नहीं करना है। हमें क्यों ना, हम जब हमें पता है कि हम अगर थोड़े से ज़्यादा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा हम अपने दिमाग को एक्स्ट्रा लगा लेंगे, तो हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो क्यों नहीं पढ़ते हम? अपनी स्टडी को मेंटेन करिए और जो आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए आप एक बार अपने जी जान से एफर्ट लगाइए। ठीक है, बाद में जब अपन इतनी अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, इतने अच्छे तरीके से हम 700 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, तो बेटा जी ऐसा कुछ है नहीं जो आपको 700 प्लस लाने से रोक सके,
क्योंकि हमें पता है हम ये पढ़ रहे हैं 700 प्लस लाने के लिए। हमें आप ये देखो ना, 700 प्लस लाने के लिए हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना हमें आना चाहिए, कितने बायो के अटैम्प्ट हमें करने हैं, कितने फिजिक्स के अटैम्प्ट करने हैं, कितने केमिस्ट्री के अटैम्प्ट करने हैं। और नेगेटिव तो हमें एक भी करना ही नहीं है, ये तो मान के चलो आप। नेगेटिव का तो आप टंटा ही खत्म कर दो कि नेगेटिव तो मेरा होगा ही नहीं, या तो मेरे को आएगा ही नहीं, और अगर आएगा तो मेरे को सही आएगा, नेगेटिव मैं करूँगा ही नहीं या फिर करूँगी ही नहीं। बात समझ रहे हो? तो आप लोगों को क्या करना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है अपनी, है ना। अपना एक शेड्यूल बनाओ, है ना, और अपने ब्रेन को ये बात समझाओ कि मेरे को इस बार मेडिकल कॉलेज चाहिए भाई, उस हिसाब से पढ़ाई कर, है ना। तो आप अपने ब्रेन को जैसा आप चलाओगे ना वैसे ही चलेगा। आप ये सोच रहे हो कि नहीं आज से नहीं, कल से पढ़ाई, कल से पक्का पढ़ाई। कई ऐसे होते हैं, सुबह उठेंगे, हाँ शाम से पक्का पढ़ाई करेंगे, फिर शाम होएगी, हाँ सुबह उठ के पक्का पढ़ाई करेंगे। तो अपने को वो नहीं करना है, वो करेंगे तो फिर हमारे शाम सुबह के चक्कर में हमारी शाम सुबह हो जाएगी ज़िंदगी की। समझ रहे हो बात को? तो चलो आप अपने अपने टॉपिक पे आते हैं, नर्वस सिस्टम पे। काफ़ी ज्ञान दे दिया। आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है और आपके पास, मुझे लगता है आपके पास लॉकडाउन में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। अगर आप कहीं से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस तो किसी की हो ही नहीं रही होंगी मेरे को लगता है। ऑफलाइन तो कोई नहीं पढ़ रहा होगा फिलहाल, सभी ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। आप घर पे बैठे और आराम से अपने शेड्यूल के तरीके से अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, घर वाले आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कोई और आपको कुछ आके बोलता नहीं है, कुछ काम करने के लिए कोई कहता नहीं है कि तुम जाओ और खेतों में ये काम करके हो, या फिर ये काम तुम्हें, ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। चलो पढ़े। मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम, बेटा जितनी मेहनत करोगे ना उतना ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा आप लोगों के लिए। अब ये बात आप लोग आज समझ लो या फिर 10 साल बाद समझ लेना, आपके हाथ में है। अभी से मेहनत करना शुरू कर दो ताकि बाद में हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना। देखो एक होती है हार्ड वर्क, लिखो क्या ऐसे बता दो, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो नीट के अंदर सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता। बच्चे हैं कई 22-22 घंटे 20-20 घंटे पढ़ते हैं, वो भाई साहब 4 घंटे ही सो रहा है, सारे दिन रात लगा पड़ा है, 18 घंटे पढ़ रहा है। लेकिन 18 घंटे पढ़ भी रहा है और फिर जब वो टेस्ट दे रहा है, एग्जाम दे रहा है तो उसके नेगेटिव हो रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है मेरा क्या हो रहा है, मेरे को क्यों क्वेश्चन नहीं आ रहे। और एक होता है स्मार्ट वर्क, आप लोग पढ़ रहे हो, अपना एनालिसिस कर रहे हो, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ तक मैं पहुँच पाऊंगा इन सबको अटेम्प्ट करके, और कितना आगे जा पाऊंगा, कितना मेरा पुशअप होगा तैयारी के अंदर। तो अपने को नीट जो है ना वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं मांगता, हार्ड वर्क के साथ साथ उसे स्मार्ट वर्क भी चाहिए। आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए अपने आप को एनालिसिस करने की, चाहे गलती क्यों ना हो। भाई शुरू में हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हम ये तो है नहीं हम 100% परफेक्ट है और हम उसको कर ही देंगे। भाई गलती हाँ हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, नेगेटिव आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कंट्रोल करो ना उनको, धीरे धीरे अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, कोशिश तो करो। तो चलो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। कहने का मतलब अपने को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। देखो नर्वस सिस्टम, एक कौन सा पीएनएस और दूसरा कौन सा सीएनएस। सीएनएस के अंदर अपना आता है कौन, ब्रेन, या फिर क्रेनियम लिख लो, क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड। इज इट क्लियर? एंड पीएनएस के अंदर अपनी नर्व्स आती हैं। ये बात अपनी क्लियर हो गई थी। नर्व्स 2 टाइप की होती है एट द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन। लोकेशन के बेस पे 2 टाइप की कौन कौन सी होगी, क्रेनियल नर्व्स, जो क्रेनियम में मिलेंगी वो क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड में मिलेंगी वो स्पाइनल नर्व्स। एंड बेसिस ऑफ, ये तो किसके बेस पे होगी, लोकेशन। बेसिस ऑफ फंक्शन फिर से कितने टाइप की हो गई, 2 टाइप की। फंक्शन के बेस पे भी 2 टाइप की, नहीं 3 टाइप की, सॉरी। कौन कौन सी, सेंसरी, मोटर और तीसरी कौन सी थी, मिक्स। इतना मैंने कल आपको
बताया था। नर्वस सिस्टम पीएनएस सीएनएस दो टाइप हो गए, ठीक है। सीएनएस के अंदर अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस के अंदर अपना, पीएनएस में कौन से आते हैं, नर्व्स आती हैं। तो नर्व्स क्रेनियल नर्व्स हो सकते हैं या फिर स्पाइनल नर्व्स हो सकती हैं, या फिर जब अपन उसकी फंक्शन के बेस पे देखेंगे तो सेंसरी, मोटर या फिर मिक्स्ड हो सकती हैं। पीएनएस के टाइप देखो, पीएनएस के टाइप होते हैं दो, है ना। तो ये बात एक बार आप छोड़ो, ये क्रेनियल नर्व्स मैंने आपको करा दी थी, ठीक है। कितनी कितनी होती है क्रेनियल नर्व्स, 12 पेयर। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं, 12 पेयर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको बात। अब चलो हटा दे इसको। देखो कितनी होती है, 12 पेयर होती है। इतना समझ में आया। याद रखना है, सीक्वेंस वाइज याद रखना है। सबसे पहली ऑल्फैक्टरी, ठीक है, कैसी होती है, सेंसरी होती है, सेंस करती है, ठीक है। और स्मेल, क्लियर बात। दूसरी कौन सी, ऑप्टिक, ठीक है, कैसी होती है, सेंसरी होती है। और विजन, क्लियर बात। थर्ड कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी हो गई, ऑप्टिक हो गया, ऑक्यूलोमोटर, इसके नाम में ही मोटर आ रहा है तो ये मोटर होती है, ठीक है। आईबॉल के मूवमेंट में हेल्प करती है, आईबॉल के मूवमेंट। फोर्थ कौन सी होती है, ट्रोक्लियर, ठीक है। ट्रोक्लियर जो है वो भी कैसी होती है, मोटर होती है, ठीक है। इसका याद रखना, ये स्मॉलेस्ट होती है, कैसी होती है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है ये, ठीक है। अगली है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल भी कैसी होती है, बोथ मोटर भी होती है और मिक्स्ड भी होती है। इसका याद रखना, ये लार्जेस्ट होती है, क्लियर बात। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ होती है अब्डुसेंस, अब्डुसेंस मोटर होती है और ये आईबॉल की मूवमेंट कराती है। समझ में आ रहा है ना बात को, कल बता दिया था इतना तो। सिक्स्थ, सेवंथ देखो, सेवंथ का नाम था फेशियल, सेवंथ कौन सी थी, फेशियल। फेशियल जो है वो मिक्स्ड होती है और फेस मूवमेंट में हेल्प करती है। फंक्शन नहीं भी याद होता है, डरने की बात नहीं है, फंक्शन नहीं पूछता है, सिर्फ ये याद रखो कौन से सीक्वेंस पे कितने नंबर की है ना, कितने नंबर पे कौन से नाम की है, एक ये बात याद रखनी है। और क्या बोल रही हूँ, सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है, ये याद रखना है। चले आगे, एट्थ देखो, एट्थ है अपनी वेस्टिब्यूलोकोक्लियर, वेस्टिब्यूलोकोक्लियर जो है ये मिक्स्ड होती है और हेयरिंग में हेल्प करती है, हेयरिंग और बैलेंस। देखो वेस्टिबुलर कोक्लियर किस में हेल्प करती है, हियरिंग और बैलेंस में हेल्प करती है। चलो क्लियर। एट्थ के बाद नाइन्थ देखो, नाइन्थ कौन सी होती है अपनी, ग्लोसोफेरिंजियल, ग्लोसोफेरिंजियल भी कैसी होती है, मिक्स्ड होती है। और टंग, टंग मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद टेंथ, टेंथ कौन सी होती है, वेगस,
जो कि सबसे लंबी होती है? वेगस। वेगस कैसी होती है? मोटर होती है ना, मोटर। और ये हार्ट रेट, इन सबको कंट्रोल करती है। हार्ट रेट, डाइजेशन, जो भी इन्वॉलेंट्री जो कंडीशन है उनको कंट्रोल करती है। 10th 11th होती है एसेसरी, और 12th होती है हाइपोग्लोजल। हुआ क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब देखो, क्रेनियल नर्व्स जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन देखेंगे अपनी स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, देखो अब क्या पढ़ेंगे? स्पाइनल नर्व्स। पहली बात तो इनमें ये याद रखनी है कि ये होती है 31 पेयर। ठीक है, ये अपना ब्रेन है, मान लो ये अपनी स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ऐसे निकलती हैं ये भी पेयर्स में होती हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखना आप, ये भी पेयर्स में निकलती हैं ऐसे। और ये कितनी पेयर होती हैं? ये होती है 31 पेयर। ठीक है, अब याद करो, जब मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने बताया था नेक रीजन के अंदर जो बोन है उनको कौन सी बोन बोलते हैं? सर्वाइकल बोन। तो नेक रीजन के अंदर जो ये नर्व्स होंगी उनको बोलेंगे सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोरेसिक वाली को बोलेंगे थोरेसिक नर्व्स। कोई दिक्कत नहीं है, इनको बोलेंगे लंबर नर्व्स। बात समझ में आ रही है? देखो, जब मैंने आपको बोन्स वाला टॉपिक पढ़ाया था, सॉरी, तो मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि जो अपने गर्दन वाली जो बोन्स हैं कितनी होती हैं? 7 होती हैं। तो ये इनको क्या बोलते हैं? सर्वाइकल नर्व्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो जो नर्व्स जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं उनको क्या बोलेंगे? सर्वाइकल नर्व बोलेंगे। थोरेसिक वाली जो पीछे वाली है, बैक, अपर बैक में जो है, उनको क्या बोलते हैं? थोरेसिक बोलते हैं। तो इनको थोरेसिक नर्व्स बोलेंगे। फिर लंबर वाली, उनको लंबर नर्व्स बोलेंगे। फिर सैक्रल नर्व्स होंगी, फिर नीचे सैक्रल नर्व्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? नेक रीजन के अंदर इधर लिख दूं, नेक रीजन के अंदर कौन सी हो गई? सर्वाइकल। फिर चेस्ट रीजन मान लो, या फिर अपना अपर बैक रीजन। ठीक है, चेस्ट रीजन में थोरेसिक नर्व। फिर अपन देखें वेस्ट रीजन, अपने कमर वाले रीजन में कौन सी हो गई? लंबर। ठीक है, और जो लोवेस्ट रीजन है, सबसे नीचे लोवेस्ट रीजन, वहां पे अपनी सैक्रल नर्व्स हो गई। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक बात और समझो आप, इसको मिटा दूं? देखो, पीएनएस बताया था मैंने आपको, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें नर्व्स पढ़ते हैं अपन। ये 2 टाइप का होता है। कौन सा? सोमेटिक
और ऑटोनोमिक। ये बात मैं आपको करा चुकी हूँ, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर कराया था तब ये मैंने आपको क्लियर करा दिया था, सोमेटिक और ऑटोनोमिक। सोमेटिक नर्व सिस्टम वो है जिसके अंदर किसको कमांड दी जाती है, स्केलेटन मसल्स को कमांड दी जाती है, स्केलेटन मसल्स, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर 2 इंटरनल ऑर्गन्स, बात समझ में आ रही है। पीएनएस, जैसे देखो ये ब्रेन है, ये पीएनएस है, यहां से कोई नर्व निकल रही है, ऐसे जाएगी, ये यहां जाके मान लो अपनी मसल को, ये अपने हाथ की मसल है मान लो, अगर ये इसको कमांड दे रही है तो ये कौन सा हो गया, ऑटोनोमिक हो गया, नहीं सॉरी सोमेटिक हो गया। जब कमांड अपनी स्केलेटन मसल्स को जाता है, जब स्पाइनल कॉर्ड से कमांड अपनी स्केलेटन मसल्स को जाता है तो बोलेंगे इसको सोमेटिक नर्व सिस्टम। जब ये कमांड यहां पे देखो, जब अपन ये पढ़ते हैं ना ऑटोनोमिक, इसके अंदर 2 न्यूरॉन होते हैं, बात याद रखना। और यहां पे मान लो अपना हार्ट है, हार्ट बना रही हूं, पता नहीं क्या बन गया, बन गया क्या हार्ट। तो जब यहां से कमांड किसको आ रही है, अपने हार्ट को आ रही है, तो ये कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया ऑटोनोमिक। अब भैया एक बात समझो आप, स्पाइनल कॉर्ड से जब कमांड स्केलेटन सिस्टम को जाती है, स्केलेटन मसल्स को जाती है, उसको बोलते हैं अपन सोमेटिक। जब कमांड अपने ऑटोनोमिक, मतलब जो पार्ट अपने विल पावर में नहीं है, ऑटो का मतलब अपने आप है ना, ऑटोमेटिक चलता है। तो जब कमांड किसको जा रही है, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को जा रही है, जहां पे अपना कंट्रोल नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपन ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसल न्यूक्लियाई क्या होता है, ठीक है, अपने को क्या देखना है, बेसल न्यूक्लियाई। बेसल न्यूक्लियाई क्या होता है, ग्रे मैटर, पहले डेफिनेशन लिख दूं फिर बता दूंगी। ग्रे मैटर लाइंग ऐसे लिख लो, ग्रे मैटर प्रेजेंट इन द व्हाइट मैटर, in CNS is called nuclei। देखो ये अपना सेरिब्रम है, ठीक है, इसके ये इसका ग्रे मैटर है, ये इसका व्हाइट मैटर है। जब व्हाइट मैटर के बीच में जगह जगह पे क्या पड़ा हो, ग्रे मैटर पड़ा हो, ऐसे सीएनएस के अंदर जब व्हाइट मैटर के बीच में ग्रे मैटर पड़ा हो उसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियाई। बात समझ में आई भैया, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब देखो बेसल न्यूक्लियाई क्या होता है, एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देयर इज ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, there is a group of nuclei at the base of cerebrum। जब सेरिब्रम के बेस के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ये बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो सेरिब्रम के बेस पे प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं अपन, इस कॉल्ड बेसल न्यूक्लियाई।